अचानक एक रात फरीदी ने सामान इकट्ठा करना शुरू किया। 4-5 बड़े बड़े सूटकेसों में कपड़े रखे गए। उसमें हमीद के भी कपड़े शामिल थे। नए नए होल्ड डाल निकाले गए। उसके अलावा और भी बतेरा कीमती सामान उस पर रखा गया और गाड़ी चली गई। अमीर ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन जवाब न दारद। तकरीबन 1 बजे रात को किसी ने हमीद को जगाया और हमीद इतनी रात गए अपने कमरे में एक गैर मुल्की अजनबी को देखकर पहुंचका रह गया। डरो नहीं, मैं प्रोफेसर लासल्की हूँ, उसने कहा और हमीद उसकी आवाज़ पहचान गया। ओफ, मैं क्या करूँ? हमीद अपने जानू पर हाथ मारकर बोला, जल्दी करो, तुम्हारे मेकअप में भी तकरीबन 1 घंटा लगेगा। मगर फिर क्या होगा? तुम्हारा सर, फरीदी जलाकर बोला। तुम प्रोफेसर लासल्की के असिस्टेंट बनोगे और उसके बाद तुम्हारी पूजा की जाएगी, आरती उतारी जाएगी, फूल चढ़ाए जाएंगे। फरीदी होंठ पिंचकर बोला। हमीद नाक मुंह सुकेट कर उठा और थोड़ी देर बाद उसके मुंह से हल्की हल्की चीखें निकलने लगीं। फरीदी उसके रुखसारों को बुरी तरह खुरच रहा था। अजीब निकम्मे आदमी हो, फरीदी आहिस्ता से बोला। मैं ज़रा खूबसूरत किस्म का मेकअप करना चाहता हूँ और तुम मरे जा रहे हो। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि मेरे गालों से तकरीबन 1 छटांग खून निकल चुका है। हमीद खामोश हो गया और जब वो आईने के सामने गया तो अपनी सूरत देखकर झिझक पड़ा। वो एक उधेड़ उम्र का अंग्रेज मालूम हो रहा था। लेकिन तुम अंग्रेज नहीं हो, फरीदी ने कहा। जनूबी अमेरिका के बाशिंदे हो, रेवडी कैंसो के रहने वाले। नहीं, मैं रेवडी डॉन की चाहट के हाट का रहने वाला हूँ, हमीद ने संजीदगी से कहा। और आप प्रोफेसर हेराल्ड लास्की, ऐसी हमाकत न करना, फरीदी मुस्कुराकर बोला। रॉबर्ट लास्की और हजूर का पेशा? हमीद ने आहिस्ता से पूछा। एक ऐसा रेडियो इजाद करने का चक्कर जिसमें मरीख के बाशिंदों की आवाज़ें सुनी जा सकें, फरीदी बोला। कौन बलिंगर? हजूर कोई सीधा सा, मैं खुद के नाम भूल जाऊंगा। मकलार्न्स, फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला। ज़बान कौन सी बोलनी पड़ेगी? अंग्रेज़ी। लहजा कहाँ से लाऊंगा? अकला कर बोलना, फरीदी ने कहा। और फिर तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन एक दूसरी दुश्वारी, हमीद कुछ सोचता हुआ बोला। क्या? मैं सोते वक्त उर्दू में बड़बड़ाने का आदी हूँ और मैं ऐसे मौक़ों पर तुम्हारा गला घोंट देने के अमकानात पर गौर करने लगता हूँ, फरीदी झुलाकर बोला। चलना कहाँ होगा? जहन्नम में, फरीदी ने कहा। खैर चलिए, दरवाजे तक आपको पहुँचाकर लौट आऊँगा, हमीद ने संजीदगी से कहा। हमारा जहाज़ सुबह 8 बजे रवाना हो जाएगा, फरीदी थोड़ी देर बाद बोला। जहाज़? हमीद उछल कर बोला। हाँ, हम मिस्र जा रहे हैं। और आपने अब बताया है? हमीद झुलाकर बोला। क्यों, क्या शहर भर से गले मिलकर रुखसत होने का इरादा था? फरीदी तंजिया अंदाज में बोला। मगर ये भी कोई बको मत, मैं ये कह रहा था कि पासपोर्ट वगैरह उसका मैं इंतज़ाम कर चुका हूँ। कहाँ से इंतज़ाम कर दिया है? पासपोर्ट पर तस्वीरें भी तो लगाई जाती हैं, क्या ये मकलार्न्स की तस्वीर नहीं है? फरीदी ने जेब से एक तस्वीर निकालकर मेज़ पर डाल दी। हमीद ने तस्वीर उठा ली और आईने के करीब जाकर उससे अपने खदोखाल का मवाजना करने लगा। आप भी बस मौजज़े दिखाया करते हैं, हमीद ने पलट कर कहा। लेकिन फरीदी कमरे में नहीं था। हमीद एक कुर्सी पर बैठकर पाइप सुलगाने लगा। इतने में फरीदी अंदर आया। सुनो, हमारे मकान की निगरानी हो रही है, फरीदी बोला। लेकिन किसकी तरफ से? ये मैं नहीं जानता, फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला। मुमकिन है कोई सरकारी जासूस हो। सरकारी जासूस? हमीद ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। हाँ, हमारे सुपरिटेंडेंट से कुछ बैद नहीं, फरीदी बोला। इतना अहमक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तो फिर अब क्या किया कीजिएगा? मैंने अभी फाटक के सामने एक आदमी देखा है, फरीदी ने कहा। क्यों ना हम किसी कुत्ते को उसके पीछे लगा दें, हमीद ने कहा। मैं ये नहीं चाहता, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। सुपरिटेंडेंट की ये हरकत हमारे हक में बुरी नहीं, और फिर मुमकिन है कि वो मुजरमों का ही आदमी हो। फिर किस तरह बाहर चलिएगा? हमीद बोला। बताता हूँ, फरीदी ने कहा। मैंने नौकरों को हदायत कर दी है कि वो हमारी अदम मौजूदगी में हमारे मुतल्लिक किसी को कोई तशफ़ी बख्श जवाब ना दें। उसे ये फ़ायदा है कि मुजरिम हमारे मुतल्लिक किसी खास सिमत में घोड़े न दौड़ा सकेंगे। फरीदी ने कहा। अच्छा, आओ जल्दी करो, हम बाग के पुश्त वाली बदरों के ज़रिए बाहर निकलेंगे। ला हौल वला कुव्वता, ये मुझसे न होगा। होगा कैसे नहीं? फरीदी ने हमीद की गर्दन पकड़कर कहा। थोड़ी देर बाद दोनों बाग की दीवार की 1.5 फुट ऊंची बदरों से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही फरीदी ने बाहर सर निकाला, एक साया सामने से हटकर दीवार की आड़ में हो गया। मैं पहचान गया, फरीदी ने बाहर निकलकर कहा। छुपने की ज़रूरत नहीं। हमीद भी बाहर निकल आया। फरीदी एक आदमी के पीछे दौड़ रहा था। हमीद ने रिवाल्वर निकाल लिया। चंद लम्हों में फरीदी ने उसे जा लिया।
अनवर, तुम इतने चालाक नहीं हो कि मुझे धोखा दे सको, फरीदी ने भागने वाले को रोक कर कहा। आपने अंधेरे में मुझे कैसे पहचान लिया? अनवर बोला। पहचान लिया किसी तरह, फरीदी ने कहा। फाटक की तरफ कौन है? कोई है, मैं नहीं जानता। मैं समझता था कि उसकी मौजूदगी में आप यही रास्ता करेंगे, अनवर ने कहा। खैर, याद रखो कि इसके मुतल्लिक अगर तुम्हारे अखबार में एक लफ्ज़ भी छपा तो अच्छा ना होगा, फरीदी ने कहा। ये मैं अखबार के लिए नहीं बल्कि अपनी मालूमात के लिए कर रहा हूँ, अनवर ने कहा। खैर, मगर मुझसे ये मत पूछना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फरीदी बोला। मैं जानता हूँ, अनवर ने कहा। जो कुछ भी जानते हो अपने ही तक महदूद रखना, फरीदी ने कहा। और अगर हो सके तो मेरी अदम मौजूदगी में अपने अखबार के जरिए मुजरमों को गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश करना और उसकी कीमत वापसी पर अदा करूँगा, फरीदी ने कहा। बहुत अच्छा, गुड नाइट। अनवर ने फ्लैट हैट का गोशा चेहरे पर झुकाया और थोड़ी दूर जाकर अंधेरे में गायब हो गया। कहीं ये कमबख्त गड़बड़ न करे, हमीद ने कहा। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, फरीदी ने कहा और चलने लगा। चारों तरफ तारीकी फैली हुई थी, सर्दी हड्डियों में घुसती महसूस हो रही थी। दोनों ने ओवरकोट के कॉलर खड़े कर दिए, फ्लैट हैटों के गोशे चेहरों पर झुका लिए। सुनसान सड़क, उनके कदमों की आवाज़ दूर तक फैलती मालूम हो रही थी। दोनों उस वक्त बंदरगाह पर पहुंचे जब जहाज की रवानगी में सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। उन्हें अपने केबिन तलाश करने में ज़्यादा वक्त न लगा। सामान पहले ही पहुंच चुका था। बहरहाल हमीद की अच्छी खासी शामत थी। उसे ये बात हर वक्त ज़हन में रखनी पड़ती थी कि वो जनूबी अमरीका का बाशिंदा है और उसकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी है। दौरान सफ़र फरीदी अपना ज़्यादातर वक्त अरशे पर या रेस्टोरेंट में गुजारता था। अक्सर वो ख्याली शराब पीकर बेतुकी हरकतें भी कर बैठता था। उसने यहाँ कई दोस्त पैदा कर दिए थे जिनमें ज़्यादातर औरतें थीं। हमीद महसूस कर रहा था कि वो एक बूढ़े अंग्रेज़ ताजिर की तरफ ज़्यादा झुक रहा है। अक्सर रात को वो उसके केबिन में झांका भी करता था। कभी कभी ऐसा भी होता कि वो काफ़ी रात गए तक उससे गप लड़ाता रहता। वो बूढ़ा भी बड़ा दिलचस्प, खसूसन नशे की हालत में तो वो बजाय खुद एक अच्छा खासा मुज़क्का बनकर रह जाता। लड़कियाँ उसमें काफ़ी दिलचस्पी लेती थीं। उस बूढ़े के केबिन से मिला हुआ एक दूसरा केबिन था जिसमें एक उधेड़ उम्र का संजीदा अंग्रेज़ था। वो रेस्टोरेंट में बहुत कम बैठता था, अक्सर अरशे पर ही दिखाई देता था, लेकिन किसी के साथ नहीं। या तो वो समुंदर की लहरों पर उड़ते हुए सफ़ेद सफ़ेद झाग की तरफ ताकता रहता था या फिर उसके हाथ में कोई किताब होती थी। तो एक बार फरीदी को उससे गुफ्तगू करने का इत्तेफाक हुआ था, लेकिन वो मौसम की कैफियत से आगे नहीं बढ़ी थी। हमीद उसे मशकूक नज़रों से देखता था। सबसे ज़्यादा उलझन का बायस उसका चर्मी हैंड बैग था जिसे वो हर वक्त बगल में दबाए रहता था, और हमीद को उसकी आंखों की नरनाट के पीछे छुपी हुई दरिंदगी साफ नजर आने लगती थी। एक दिन हमीद ने फरीदी से उसके मुतालिक पूछा कि वो कौन है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, फरीदी ने जवाब दिया, और फिर थोड़ी देर बाद पूछा, तुमने खसूसियत से उसी के मुतालिक क्यों पूछा, और गालबन अब तुम मुझसे उसके चर्मी हैंड बैग के मुतालिक पूछोगे। हमीद हैरत से फरीदी की तरफ देखने लगा। जो चीज़ तुम्हें शोबे में डाल सकती है वही मुझे भी, फरीदी ने सुगार का कश लेकर धुआं छोड़ते हुए कहा। तो फिर आप इस बूढ़े अंग्रेज़ में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं, हमीद ने पूछा। माज तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? बात यह है कि उसमें कुछ नौजवान लड़कियां भी दिलचस्पी लेती हैं। ठीक फरमाया आपने, हमीद जलकर बोला। आप मुझे उस काबिल रहने ही कब देते हैं। कभी गूंगा बना दिया और कभी हकला, फरीदी ने कहका लगाया। तुम्हारे लिए यही बेहतर होता है, वरना तुम सारा भांडा फोड़ दो, उसने कहा। उसी रात फरीदी, हमीद और वो बूढ़ा अंग्रेज रेस्टोरेंट में बैठे बुर्ज खेल रहे थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर करीब ही की एक मेज़ पर बैठा काफ़ी पी रहा था। उसके सामने एक कागज़ पड़ा था जिसे वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हाथ में उठाकर देखने लगता था। मिस्टर मार्टन, वो बूढ़े अंग्रेज़ को मुखातिब करके बोला, एक दिलचस्प खबर है। क्यों प्रोफेसर? फरीदी सर हिलाने लगा। अगर तुम्हारे रेडियो सेट में कुछ अजीबोगरीब इशारे पैदा होने लगे तो तुम उसे क्या कहोगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा। अम्बक, बूढ़े ने पत्ता फेंककर फरीदी की तरफ देखते हुए कहा। ओह, फरीदी चौंक कर बोला। रेडियो सेट पर अजीबोगरीब इशारे, क्या मतलब? मेरे एक दोस्त ने इतला दी है, कोलंबिया वाले प्रोफेसर ने कहा और रुक कर कुछ सोचने लगा। फरीदी बेचैनी से उसकी तरफ देख रहा था। कुछ कहो भी प्रोफेसर, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है, फरीदी मुस्तरबाना अंदाज में बोला। क्या तुम्हें इस किस्म की चीज़ों से दिलचस्पी है, उसने पूछा। प्रोफेसर, फजूल वक्त मत बर्बाद करो, बूढ़ा चला कर बोला। ये खुद भी एक नए किस्म का रेडियो ईजाद करने की फिक्र में है। ओह
اچھا تو تم اس کے متعلق زیادہ بہتر بتا سکو گے۔ پروفیسر نے کہا، سنو، میرا ایک دوست ریڈیو میں کچھ نئے تجربے کر رہا ہے۔ اچانک کل اسے اپنی بنائی ہوئی مشین پر کچھ عجیب قسم کے اشارے موصول ہوئے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ وہ اشارے مریخ سے آ رہے ہیں۔ اوہ سچ؟ فریدی برا سا منہ بنا کر بولا، میں سمجھا تھا شاید کوئی خاص بات ہوگی۔ خاص بات؟ پروفیسر نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی خاص بات ہی نہیں، بالکل نہیں۔ فریدی نے پتہ پھینکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، کوئی تمہارے دوست کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ارے جناب، فریدی نے میز پر پتے رکھ دی اور پروفیسر کی طرف مڑ کر بولا، میں نے اپنی عمر جھک مارنے میں نہیں گزاری۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، پروفیسر مسکرا کر بولا، کیا آپ کا دوست کسی اونچی جگہ رہتا ہے؟ ہاں، وہ میکسیکو میں رہتا ہے۔ نہیں تو وہ کسی کی منتشر کی ہوئی ریڈیائی لہروں سے بیوقوف بن رہا ہے۔ لیکن اس کے بیان کے مطابق وہ لہریں اوپر کی ہیں، یقیناً اوپر کی ہوں گی۔ فریدی مسکرا کر بولا، اسے مطلع کر دو کہ ابھی نئے تجربوں کے چکر میں نہ پڑے، وہ ابھی شاید کچھ نہیں جانتا۔ اس کی قیام گاہ سے 30 یا 40 میل کی دوری پر اگر کوئی ناقابل انتشار اور مجوزہ سمت میں چلنے والی شعاعیں اوپر کی طرف پھینکے تو وہ اس کے سیٹ پر 75 ڈگری کے زاویے سے گر سکتی ہیں، اور وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے اوپر سے کوئی اشارہ موصول ہوا ہے۔ مریخ والے اتنے چق نہیں کہ اناڑیوں کو اشارے کیا کریں۔ اوہ، پروفیسر مسکرا کر بولا، میں اس سائنس سے ناواقف ہوں، کیا تم میرے لیے اپنی دلیل لکھ سکتے ہو؟ لکھو، میں بولتا ہوں۔ فریدی نے پتے سمیٹتے ہوئے کہا، اوہ قلم، میں اپنا قلم بھول آیا ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں، لو قلم یہ رہا۔ فریدی نے اپنا فاؤنٹین پین اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے قلم لے کر اپنا چرمی ہینڈ بیگ کھولا اور اس میں سے کاغذ نکالنے لگا۔ فریدی کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دفتن اس نے ایک گہری سانس لی اور پتہ پھینک کر بوڑھے مارٹن کی طرف دیکھنے لگا۔ فریدی بولتا رہا اور کولمبیا یونیورسٹی کا پروفیسر لکھتا رہا۔ شکریہ، اس نے فریدی کا قلم واپس کیا۔ کوئی بات نہیں، فریدی نے کہا اور کھیل میں مشغول ہو گیا۔ حمید حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم دیکھتے کیا ہو؟ فریدی نے کہا، دماغ ٹھنڈا رکھ کر کھیلو، کیا ویسکی نے تمہاری عقل ہی چوپٹ کر دی ہے؟ کاف کاف، حمید ہکلایا۔ شٹ اپ، فریدی چیخ کر بولا، چمگادڑ کی طرح۔ چمگادڑ کہیں گے؟ حمید خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر بے بسی چھا گئی۔ بوائے، بوڑھا مارٹن چیخا، رم لاؤ رم۔ میں رم نہیں پیتا، فریدی ہونٹ سکیڑ کر بولا۔ تو پھر کیا پیو گے؟ گدی کا دودھ، فریدی نے جلا کر کہا اور پتے میز پر پٹک دیے۔ کیوں، کیا اب نہیں کھیلو گے؟ نہیں، سونا چاہتے ہو؟ نہیں، پھر کیا چاہتے ہو؟ ننھی منی پریاں، ساز کی لہروں پر لچکتی ہوئی رنگین مچھلیاں۔ فریدی اس کے چہرے کے سامنے انگلی نچا کر بولا۔ اب چڑھ رہی ہے، بوڑھا مارٹن کہکا لگا کر بولا۔ سنو یار، فریدی میز پر جھک کر آہستہ سے بولا، کیا نام ہے اس کا؟ نیلی فراک والی کورنیا۔ اوہ کورنیا، کتنا حسین نام ہے، کورنیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ مارٹن نے آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، ابھی تک تمہاری رم نہیں آئی، میں مارٹینی پیوں گا۔ بڑی رات گئے تک وہ تینوں ریسٹوران میں بیٹھے خوش گپیاں کرتے رہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کا پروفیسر جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فریدی اور حمید بھی اپنے کیبنوں کی طرف لوٹے۔ راستے میں حمید نے کچھ بولنا چاہا، فریدی نے اسے چپ کرا دیا۔ خاموش رہو، کل بات کریں گے۔ پروفیسر میرا امتحان لے رہا تھا، اسے ہم پر شبہ ہو گیا ہے۔ وہ کم از کم آج رات بھر میرے پیچھے لگا رہے گا، اور خدا را تم رات بھر سونا نہیں۔ اگر کہیں اردو میں بڑبڑانے لگے تو سب چوپٹ ہو جائے گا۔ حمید ساری رات جاگتا رہا۔ دوسرے دن صبح ناشتے کے بعد وہ دونوں عرشے پر نکل آئے۔ یہاں کچھ عجیب ہی جان برپا تھا۔ ایک کشتی کھو گئی تھی جس کی تلاش جاری تھی، اور تھوڑی دیر بعد یہ اطلاع ملی کہ کولمبیا یونیورسٹی والا پروفیسر بھی غائب ہے۔ وہ اپنا چرمی ہینڈ بیگ ضرور ساتھ لے گیا ہوگا، فریدی نے کہا۔ کیا مطلب؟ حمید نے چونک کر کہا، کیا وہ سچ مچ فرار ہو گیا ہے؟ معلوم تو یہی ہوتا ہے، فریدی نے کہا، اور اب مجھے اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا ہے، مگر افسوس وہ نکل گیا۔ صاف صاف کہیے، حمید الجھ کر بولا۔ اس کا چرمی بیگ میرے پاس ہے، فریدی نے کہا۔ ہوگا، حمید نے غصہ سے کہا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اچھا، شاید تم پوری داستان سننا چاہتے ہو، فریدی نے کہا۔ حمید نے کوئی جواب نہ دیا۔ کل جب وہ اپنے ہینڈ بیگ سے کاغذ نکال رہا تھا تو میں نے اس میں ایک تہہ کیا ہوا رومال دیکھا تھا، اور ایک رومال میز پر پڑا تھا جیسے وہ اپنا منہ پوچھتا تھا۔ کیا سمجھے؟ رات بار بار میرے کیبن میں جھانک رہا تھا، غالباً تمہاری طرف بھی گیا ہوگا، تم شاید جاگ رہے تھے۔ ہاں، تو مجھے اسی وقت سے فکر ہو گئی تھی کہ کسی طرح اس کا چرمی ہینڈ بیگ اڑا دوں۔ میں نے ایک بار محسوس کیا کہ وہ میرے کیبن میں کنجی کے سوراخ سے جھانک رہا ہے۔
मैं अनजान बन गया। थोड़ी देर बाद मैं भी कैबिन से निकला और गुसल खाने की तरफ चला गया। वापसी मैंने उसे फिर अपने कैबिन के पास देखा, लेकिन मैंने जानबूझकर सीटी बजानी शुरू कर दी, जिसकी आवाज़ सुनकर वो छुप गया। मैं कैबिन में लौट आया। फिर मुझे एक तदबीर सूझ गई। मैं एक मोमबत्ती निकाली और उस तरफ चला गया। वो खाली पैपचियाँ रखे हैं, उन पैपों के पीछे जाकर मैंने मोमबत्ती रोशन कर दी। वो मेरे पीछे लगा हुआ था। मेरी इस हरकत पर उसका इस्तेजाल ज़रूर बढ़ गया होगा। मोमबत्ती मैंने वहीं रख दी और पैपों की आड़ लेता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। मैंने देखा कि वो पैपों के अंबार से लगा बैठा दूसरी तरफ झांकने की कोशिश कर रहा है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं वहां से सीधा उसके कैबिन में पहुंचा और उसका चर्मी बैग उड़ा लिया और फिर उसे स्लीपिंग गाउन के नीचे छुपाए हुए फिर पैपों की तरफ लौटा। अभी तक उसी हालत में बैठा पैपों के पीछे का हाल मालूम करने की कोशिश कर रहा था। मैं मोमबत्ती बुझाई और पैपों की आड़ से निकल आया। अपने कैबिन में आकर मैंने एक किताब उठा ली। फिर मैं भी रात भर जागता रहा। तो वो रुमाल आपको मिल गया? हमीद ने जल्दी से पूछा। कैसा है? मामूली, जैसे सब होते हैं। एक कोने पर हसीना का नाम कड़ा हुआ है, लेकिन वो भाग क्यों गया? हमीद ने पूछा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।